Hello students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. Today we will be studying the science subjects. We will be doing the question answers for DAV public school students, class 8, and we will be doing chapter 7, combustion. Okay, so we will be doing the fill in the blanks, true and false, multiple choice questions, answer question in brief, answer the questions, all A to E part. Okay, so let us move forward. So let us do the fill in the blanks. Okay, it is being solved with you for you, and if you have any doubt, you can write in the comment box. Okay, so the first fill in the blank part A is fill in the blanks. Fill in the blanks. A good fuel should have its ignition temperature above होना चाहिए, below होना चाहिए, equal to होना चाहिए. It should be above the room temperature, क्योंकि अगर below room temperature हुआ तो उसमें spontaneous combustion हो जाएगा. ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जल उठेगा. और अगर काफी ज्यादा हुआ तो हमको काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. काफी ऊपर हुआ, सॉरी, अगर वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर काफी ऊपर हुआ उसका, तो क्या होगा, हमें उसको काफी ज्यादा हीट को सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमारा इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो और उसमें जो है फ्लेम आए. ठीक है, और बर्निंग स्टार्ट हो. तो इसलिए उसका टेम्परेचर अबव होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अबव नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी अबव द रूम टेम्परेचर बट नॉट टू मच अबव. ठीक है, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्लियर है, इट शुड बी अबव. सेकंड, हमारा सेकंड फिल इन द ब्लैंक है बर्निंग ऑफ काउ डंग. जो गोबर के उपले होते हैं, काउ डंग केक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी अभी कौन से कंबशन होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, स्लो, फास्ट, स्पॉन्टेनियस, ऐसे कई कंबशन पढ़े. तो जो गोबर के उपले होते हैं, काउ डंग केक्स होते हैं, इट इज अ स्लो कंबशन. ठीक है, इट इज अ स्लो कंबशन. द डैश, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है the dash zone of a candle flame is the coldest. अब जो कैंडल फ्लेम में हमको पता है कितने जोन होते हैं, 3 जोन्स होते हैं. ठीक है, इनर, मिडिल एंड आउटर. तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सी वाली होती है, हमको पता है कि जहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है या कंबशन बहुत कम होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वो जो है जोन सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट होगी, क्योंकि वहां पे सबसे कम एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज द इनर मोस्ट जोन. और सबसे हॉटेस्ट कौन सी होनी चाहिए, सबसे आउटर मोस्ट जोन जो है सबसे हॉटेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स 4 की तरफ चलते हैं. द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है कैंडल का, नॉन ल्यूमिनस जोन जो है कौन सा होता है. अब हमें पता है कि जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है वो जो है वहां पे ल्यूमिनोसिटी सबसे कम होती है, मतलब कम होती है. ठीक है, और जो सबसे ज्यादा ल्यूमिनस जोन होता है हमें पता है जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, जहाँ पे येलो फ्लेम होती है. ठीक है, तो जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो जो है आउटर मोस्ट जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, वो जो है कैंडल का नॉन ल्यूमिनस जोन होता है. ठीक है, अब ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान ऑफ ए फ्यूल, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन यानी डैश गैसेस फॉर्म, यानी जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का तो कौन सी गैस बनती है, हमें पता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ऑक्सीजन हमको काफी ज्यादा कम मात्रा में मिलती है. तो जो कार्बन जो गैस बनती है उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन हमको काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है. तो जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज पॉइजनस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड जो है पॉइजनस नहीं है लेकिन हार्मफुल है, क्योंकि इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है. ये हम चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज ट्रू और फॉल्स. दिस इज द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज ट्रू और फॉल्स. तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. कोल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल. तो कोल में आग लग जाती है, हमें पता है ना, कोयले में आग लगती है, इनफ्लेमेबल फ्यूल, सॉरी, कोल इज इनफ्लेमेबल फ्यूल, दैट इज ट्रू. The outermost part of a candle flame contains unburned carbon particles. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल. आउटर मोस्ट पार्ट कैंडल फ्लेम का हमें पता है जो जोन होता है वो कंप्लीट कंबशन वाला जोन होता है. क्यों, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलती है. तो कंप्लीट कंबशन होता है तो उसमें कोई भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल हो सकता है, नहीं हो सकता. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कहाँ पे होता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, आपको पता है ये सबसे इनर मोस्ट जोन में होता है.
अच्छा, इनफ्लेमेबल मतलब क्या हुआ? इनफ्लेमेबल मतलब ये हुआ कि कोल के वेपर्स भी निकलते हैं। कोल के वेपर को, जैसे कोयला है ना, इसके वेपर्स निकलते हैं। अब इसमें फटाफट कोल के वेपर्स में आग लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो कोल एक इन्फ्लेमेबल फ्यूल है जो कि ट्रू है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट भी क्लेम कोल इन्फ्लेमेबल है, हाँ इसमें आराम से आग लग जाती है, और जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल है वो आउटर मोस्ट में नहीं, इनर मोस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स के थर्ड ट्रू और फॉल्स में आते हैं। द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग कंप्लीटली, जो हीट है जो प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग कंप्लीटली, जब हम पूरा जला दें, कंप्लीटली जलाएं, पूरा जलाएं, 1 किलोग्राम ऑफ ए गिवन फ्यूल, 1 किलोग्राम किसी भी गिवन फ्यूल का, तो उसको उसकी एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कहते हैं। एफिशिएंसी कहते हैं नहीं, उसको क्या कहते हैं? सीवी। सीवी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, यानी कि ये बोल रहा है कि जो सारे सॉलिड फ्यूल्स है उनकी जो है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है देन लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। लिक्विड और गैसेस फ्यूल से उनकी कैलोरी जनरली ज्यादा होती है, जो कि फॉल्स है। सबसे ज्यादा हाई कैलोरी वैल्यू जनरली पाया गया किसमें होती है? गैसियस फ्यूल्स में। ठीक है, ये हम थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, जब भी हम कोई चीज जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, इससे फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन, तो उससे एसिड रेन होती है। तो ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है, तो ये फॉल्स आपको समझ में आ गया था। ये ट्रू क्यों ट्रू है? क्योंकि हमको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर होता है, और फिर उससे सल्फर डाइऑक्साइड करके जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है गैस, क्योंकि हवा के प्रेजेंस में जलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर वेपर के साथ मिलके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड होता है, जो कि एसिड रेन के तौर पे बारिश होती है, एसिड रेन। और ये हमारे मोन्यूमेंट्स को, जो कि मार्बल से जैसे ताजमहल, उन सबको खराब कर देता है। ठीक है, तो हम पहले थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हमारा भी पूरा हो गया। अब चलते हैं सेक्शन सी, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सी सेक्शन का पहला जो क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल तो कंबस्टिबल है ना, इसमें आग लग जाती है, बट कंबस्टिबल मतलब जिसमें आग आराम से लग जाए, है ना। नॉन कंबस्टिबल मतलब जिसमें फायर, आग मतलब फायर जो है जलेगा तो सही, हीट एनर्जी सब में भी निकलेगी ज्यादातर मोस्टली जो फ्यूल है, लेकिन जिसमें आग लग जाए तो कंबस्टिबल कहते हैं, मतलब जिसमें फायर क्रिएट होती है। तो पेट्रोल में आग लग जाती है, आपको देखे फायर देखी होगी आपने, वुड में भी आग लग जाती है, फायर होती है दिखती है, और कोल में भी आग लगती है, फायर होती है। तो नॉन कंबस्टिबल मतलब जो कि जिसमें फायर नहीं लगती, जो कि जिसमें फ्लेम नहीं आती, वो आयरन है। आयरन जो है जब उसको हम हीट करेंगे तो वो रेड हॉट हो जाता है। कैसा रहता है? रेड, लाल कलर का, उसका कलर लाल होता है और बहुत ज्यादा गर्म यानी हॉट हो जाता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। इट इज कॉल्ड एज नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, ओके। सो इन दिस केस आयरन इज द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस और मटेरियल। ठीक है, क्योंकि वो when we heat it, it becomes red hot. Instead of having a flame or burning, it becomes red hot. Okay. So जो हमारा multiple choice question second है, that is a fuel starts burning only when it is heated to, मतलब फ्यूल बर्न करना स्टार्ट कर देता है, starts burning, कोई भी फ्यूल है, ईंधन है, starts burning मतलब जलना शुरू कर देता है, only when, तभी, when it is heated to, जब उसको हीट किया जाता है, किस टेम्परेचर में? बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में बॉइल कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट कर जाएगा, टेम्परेचर डबल दैन रूम टेम्परेचर। ये तो कोई मतलब वेक स्टेटमेंट हो। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस में बर्निंग यानी फायर यानी आग लग जाती है। ठीक है, तो दिस इज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में है जो थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट इज the highest temperature zone of a candle flame is its। अब जो हाईएस्ट टेम्परेचर जोन है कैंडल फ्लेम का, वो कौन सा होता है? हमको पता है येलो जो है ये तो इंटरमीडिएट वाला होता है, जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, ये सबसे ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है, टेम्परेचर इसका बीच का होता है, सबसे कम इनर मोस्ट का सबसे कम होता है, आउटर मोस्ट का सबसे ज्यादा होता है ना। येलो जोन का पार्शियल कंबशन में मिडिल टेम्परेचर होता है,
ठीक है। रेड कलर का आयरन हो जाता है जब कंप्लीट जो हॉटेस्ट जोन में रेड कलर का आयरन हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता, दैट इज अ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है। जो कैंडल के जोन में सबसे जो इनर मोस्ट जोन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और वहां पे जो है हमने जो एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, वहां पे हमको जो है थोड़ा सा अनबर्न्ड वैक्स मिलता है, मोल्टन वैक्स, जो कि अनबर्न्ड होता है। ठीक है। अब इसका सबसे अंदर इसका जो मिडिल वाला जो जोन होता है वो यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। मिडिल जोन में हमको जो है येलोइश कलर का होता है। ठीक है। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। जो इनर मोस्ट जोन का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, मिडिल जोन का जो येलो कलर का होता है, और जो आउटर मोस्ट जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। ब्लू, BLUE, वो ब्लूइश कलर का होता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है जो आउटर मोस्ट जोन का होता है वो कौन से कलर का होगा? ब्लूइश कलर का। तो ये इसका राइट आंसर, ये इसका गलत आंसर। रेड जोन, रेड कोई इसमें कलर नहीं होता। ठीक है। या तो येलो होता है, या तो ब्लैक होता है, या तो ब्लू होता है। तो येलो जोन तो हमारा यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, दैट इज द मिडिल जोन, और जो ब्लैक जोन है वो इनर मोस्ट जोन है। ठीक है। जहाँ पे जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और जो ब्लू जोन है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? तो चलिए अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ ए गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इक्वल्स टू H किलो जूल। जब हमने 10 किलोग्राम ऑफ गिवन फ्यूल को, इसका मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब टोटल जो हीट प्रोड्यूस होती है, अमाउंट जो भी हीट का प्रोड्यूस होता है ऑन कंप्लीट बर्निंग, तो पार्शियली बिल्कुल पूरी तरीके से अगर हम जला दें कंप्लीट बर्निंग, कितने किलोग्राम? 10 kg ऑफ फ्यूल को, तब उससे प्योर ऑक्सीजन में या एयर में, तब उससे हमको H किलो जूल जो है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इक्वल टू H किलो जूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू दैट फ्यूल की कितनी होगी? कैलोरीफिक वैल्यू होती है अगर हम 1 किलोग्राम फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, तो उससे जो हीट निकलती है किलो जूल में, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक के अंदर 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम से अगर H किलो जूल निकली तो 1 किलोग्राम से कितनी निकलेगी? दैट विल बी इक्वल टू H/10। ठीक है। ये 10 यहाँ पे अगर डिवाइड हो जाएगा ना इक्वेशन के हिसाब से, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 H, है ना। 1/10 है, 1/10 यानी 0.1 H, डेसिमल आगे चलिएगा 0.1 H, तो इसका आंसर होगा 0.1 H किलो जूल पर kg। ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ वाले की तरफ। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल इज, यानी द गैस प्रोड्यूस, जो गैस प्रोड्यूस होती है किसके कारण? जब वो गैस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू किसके कारण? इनकम्प्लीट कंबशन, किसका? कार्बन फ्यूल्स का। जो भी कार्बन के फ्यूल से जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, तो उससे कौन सी गैस बनती है? हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यानी इसमें ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी जो ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में, इसका मतलब कंप्लीट कंबशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कंप्लीट कंबशन में बनती है। ठीक है। इसमें जो गैस बनती है दैट इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ पे जब इनकम्प्लीट कंबशन में कारण जो है, जो भी गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन फ्यूल्स की, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। अभी कार्बन, ठीक है, कार्बन फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, जो गैस बनेगी। ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आ गए हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, डी सेक्शन की तरफ। तो डी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द टर्म कंबशन, कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कंबस्टिबल मटेरियल के टर्म को डिफाइन करो। कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, उसके 2 एग्जांपल्स भी दो। तो कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था थ्योरी के पार्ट में, द मटेरियल्स, वह मटेरियल विच ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन, भाई हवा में ऑक्सीजन तो होती है, जब हम किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और वो कैचेस फायर इजिली, और उसमें आग आराम से लग जाती है, कैचेस फायर इजिली, और हीट करते हैं मटेरियल को प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन में, और फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है? जब भी किसी मेटल को हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है।
तो जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन और उसमें फायर लग जाती है और वो प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट को, तो उस मटेरियल को कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं, यानी ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स हमको कई पता है, जैसे कि पेपर हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया। ठीक है, ये सारे कंबस्टिबल मटेरियल। और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल कैसे हो गया? जैसे आयरन हो गया, इसमें आग नहीं लगती, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम और कैचेस फायर। ठीक है, इट बिकम्स रेड हॉट, इट रिलीजेस हीट, इट रिलीजेस लाइट, रेड कलर की लाइट, रेड हॉट हो मतलब रेड कलर की लाइट निकल गई, बट इट डज नॉट कैचेस फायर, मतलब उसमें आग नहीं लगती, फ्लेम नहीं आती। ठीक है, जो कि नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कहता है आंसर स्टेट द थ्री कंडीशंस, मतलब बताओ तीन कंडीशंस दैट आर नीडेड, जो कि जरूरी होती है, जिनकी जरूरत पड़ती है फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, यानी कि कंबशन होने के लिए हमें तीन कंडीशन जो है जो जरूरी होती है वो बतानी है। तो इसका आंसर ये है फॉर प्रोड्यूसिंग और सस्टेनिंग कंबशन, यानी आग लगने के लिए, यानी कंबशन होने के लिए और सस्टेन करने के लिए, यानी कंबशन होता रहे। तो एक बार आग लग गई उसका बुझ गई तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, इसका ना आग लग रही है और जलती जा रही है। एंड सस्टेनिंग मतलब वो कंटिन्यू कर रही है, कंबशन मतलब आग लगे चलती जा रही है। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंबशन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी एंड शुड बी मेट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं होगी, आग या तो लगेगी नहीं, और अगर लग गई है तो वो लगातार जल नहीं पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसमें तीन कंडीशन कौन सी है? देयर मस्ट बी ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो मटेरियल तो होना चाहिए जिसमें आग लगानी है आपको, यानी कंबस्टिबल मटेरियल या कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। पहली चीज तो यही है। और दूसरी चीज है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी कि एयर और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंबशन सपोर्टिंग गैस है। ठीक है, कंबशन सपोर्टिंग गैस मतलब जो कि कंबशन को या आग लगने में मदद करती है। तो कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए एयर ऑक्सीजन। अगर इसकी सप्लाई हट गई, रुक गई, तो वहां पे कंबशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। The temperature should be above the ignition temperature of the combustible material। और जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी कंडीशन है, वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो किसके अबव होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें आग लग जाए। और किसके? कंबस्टिबल मटेरियल इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि इसका सब्सटेंस में आग लग पाए। तो ये तीन कंडीशन जो है कंबशन के लिए जरूरी होती है। ये हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था, उसको भी आप रिवाइज कर दे सकते हैं, यहाँ पे आपको बिना बनाए दे रखा है। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डी सेक्शन का, स्टेट द कंडीशंस, यानी वो कंडीशन स्टेट करो, कंडीशंस बताओ अंडर विच, जिसके तहत स्लो कंबशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, यानी स्लो कंबशन, मटेरियल जो है स्लो कंबशन मतलब धीरे धीरे जलता है। तो किस कंडीशंस के तहत मटेरियल जो है धीरे धीरे चलता है? अंडर व्हाट कंडीशंस the slow combustion of material takes place। तो इसका आंसर ये है when the combustion of material burns at a slow or moderate rate, यानी जब combustion material का, यानी जो भी मटेरियल है combustible मटेरियल बर्न्स, जब वो बर्न करता है at a slow और moderate rate, जब वो धीरे धीरे बर्न होता है, या moderate मतलब मध्यम गति से बर्न करता है, its combustion is called slow combustion। उस combustion को slow combustion कहते हैं। यानी कि जब कंबस्टिबल मटेरियल बर्न करता है मध्यम या स्लो रेट से, उसको उस कंबशन को स्लो कंबशन कहते हैं। स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो स्लो कंबशन कब होता है और क्यों होता है? जब हमारे पास एयर की, ऑक्सीजन की सफिशिएंट मतलब जितनी उसको जरूरत है उतनी सप्लाई नहीं होती, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन, तब स्लो कंबशन होता है। ठीक है, देयरफॉर सच ए कंबशन नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड। तो इसलिए क्योंकि इसमें हवा की या ऑक्सीजन की, क्योंकि इसमें सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, पूरी सप्लाई नहीं है, तो सच ए कंबशन, ये कंबशन जो है नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड। तो इसमें कंप्लीट कंबशन कभी भी नहीं होता। स्लो कंबशन में हर समय इनकम्प्लीट कंबशन ही होता है, या पार्शियल कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स, इसका एग्जांपल क्या है? अगर हम काउडंग केक्स को बर्न करें या वुड को बर्न करें, ये सब जो है स्लो कंबशन के एग्जांपल्स, यानी इनके बर्न में इनकम्बस्टिबल मटेरियल जो बर्न करते हैं ये बहुत धीरे धीरे या मॉडरेट रेट में बर्न करते हैं, इसको हम
स्लो कंबशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसको डिफाइन करो, उसको बताओ। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट मतलब जितनी भी टोटल हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी मतलब आपको पता है ताप की गर्मी, हीट एनर्जी अमाउंट, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कंप्लीटली बर्निंग, जब हम कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से बर्न कर देते हैं 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल, कोई भी फ्यूल जो कि उसका 1 किलोग्राम लिया और उसको हमने कंप्लीटली बर्न कर दिया इन प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में। ठीक है, हवा में जिसमें प्योर ऑक्सीजन हो, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट यानी टोटल हीट निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उसको कहते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, इसको जो है जो यूनिट होती है इसको एक्सप्रेस करते बताते हैं किलो जूल और केजी, मतलब 1 किलोग्राम में के फ्यूल ने इतनी किलो जूल हीट प्रोड्यूस की जब हमने उसको कंप्लीटली बर्न कर दिया इन प्योर ऑक्सीजन, तो उसको उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस स्टडी स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, यानी बताएं कोई भी 2 अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल फ्यूल की, मतलब आपका जो आइडियल फ्यूल है यानी अच्छा फ्यूल की कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो एक आइडियल फ्यूल जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब उसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इट शुड बी चीप, सस्ता, रेडिली अवेलेबल यानी आराम से मिल जाए, यानी आपको ढूंढना पड़े पूरे बाजार में, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट यानी उसके ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो कोई उसको आराम से इधर ले जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसकी एक करेक्ट खूबी होनी चाहिए। इजी टू स्टोर यानी इजीली उसको हम स्टोर कर पाए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू से क्या फायदा है? इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट काफी ज्यादा देगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ हीट, जबकि 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट जो निकल रही है वो भी उसकी हाई होनी चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल के बर्न होने से। फायदा क्या है इसका? मतलब जितनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे दूसरी एनर्जी में और हम उसको अपने काम पे ला पाएंगे। जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स है उसमें पेट्रोल की हीट एनर्जी निकल के उसको हम इंजन में ले आते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे जो व्हीकल्स जो है रन करते हैं। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट है नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग। जो आइडियल फ्यूल है, एक अच्छे फ्यूल की खासियत या विशेषता क्या होती है? वो हार्मफुल गैसेस जो है बर्न होने पर जब इसको जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस नहीं निकलनी चाहिए। है लो इमिशन टेम्परेचर, मतलब उसका इमिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें फ्यूल में आग लग जाए वो लो होना चाहिए, इतना लो भी नहीं चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर में लगा दे स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाए। ठीक है, दैट इज मोर डेंजरस एंड दैट इज नॉट प्रेफरेबल, बट रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए और बाकी वैसे एज कंपेयर्ड लो होना चाहिए। लो इमिशन टेम्परेचर हाउएवर इट शुड नॉट बी बिलो द और अराउंड द रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास नहीं होना चाहिए। अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, अब जैसे होता है एक्सप्लोजन में जहाँ पे अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है जैसे कि पटाखों में होता है, ऐसा भी एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए जिससे कि मतलब प्रॉब्लम होती है। इट शुड अंडरगो कंप्लीट मतलब पूरा कंबशन होना चाहिए जिससे कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले हीट का। ठीक है, और कोई भी अनबर्न गैस जो है हमारे एनवायरमेंट में ना जाए, और कंट्रोलेबल कंबशन कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि हम उसको जो भी हमारा हीट निकल रहा है उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी या विशेषताएं ऑफ आइडियल फ्यूल की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी क्यों पानी को व्हाई वाटर इज नॉट यूज नहीं यूज किया जाता कंट्रोल करने में इलेक्ट्रिकल फायर, जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारण जो आग लगती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर को क्यों यूज किया था? तो हमको थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इफ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, यानी अगर फायर जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के कारण होती है
इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय pouring वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो। उसको एक्सटिंग्विशन, इसको बुझाना नहीं चाहिए बाय मीन्स ऑफ pouring वाटर, पानी डाल के या कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। क्यों? इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू वाटर। ये इसलिए होता है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में या अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर के थ्रू भी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर है कंडक्टर, या कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयर बाई गिविंग सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। और उससे जो है, जो भी उस एरिया में लोग होंगे वाटर के टच में आएंगे, उसको उनको जो है सीवियर, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच में प्रूव फेटल, जो कि फेटल मतलब जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इन सच केस, इस केस में, इस तरीके से इन केसों में सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी स्विच्ड ऑफ। यानी जिस एरिया से भी आपको, जैसे मतलब कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, तो सबसे पहले आपको वो जो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के आग लगी है, इट शुड बी स्विच ऑफ, जिससे कि उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो। और फिर इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसके बाद कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। और हमको जो अग्निशमन यंत्र वाले, फायर ब्रिगेड वाले, जो कि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जो भी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, उसको एकदम से इमीडिएटली दे शुड बी कॉल्ड, उनको एकदम से बुला लेना चाहिए। तो चलिए फिर अगली साइड की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल बी डूइंग द ई सेक्शन, आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो अब सेक्शन ई में आंसर द क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। यानी हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, जिसमें हमको कैंडल फ्लेम की डिफरेंट जोन्स दिखानी है। लेबल द जोन विच कंटेन्स, और उस जोन को लेबल करना है, लेबल द जोन विच कंटेन्स, जो कि जिसमें होता है अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स, यानी अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स जिस जोन में होता है उसको लेबल, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। ये पहला पार्ट है। और बी पार्ट है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी अनबर्न्ड बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स, उसको भी लेबल करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे बुक में जो है कैंडल का जो है डिफरेंट जोन का डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम जो है बुक से निकाला गया है। इसमें हमको पता है अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स ये कहाँ पे होते हैं? अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स जो है ये इनर मोस्ट जोन में होते हैं। ठीक है, इनर मोस्ट जोन में, ठीक है, जहां पे जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का होते हैं, ये होते हैं मिडिल जोन में। मिडिल जोन यानी जो बीच की जोन है, यहाँ पे जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो है पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, पार्शियल कंबशन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, तो इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं और मिडिल जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लुमिनस होती है, मतलब जिसमें हमको सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है, लुमिनस से ज्यादा रोशनी मिलती है, वो जो है मिडिल जोन होती है। और जो आउटर मोस्ट जोन होती है वो नॉन लुमिनस होती है। ठीक है, तो कैंडल की तीन जोन दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की है, ठीक है, ये येलोइश कलर की है, ठीक है, जो लुमिनस जोन है। आउटर मोस्ट जोन जो है ये नॉन लुमिनस है, ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस सेक्शन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 18,000 किलो जूल पर केजी। यानी कैलोरीफिक वैल्यू वुड की 18,000 किलो जूल पर केजी है। हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मतलब कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी, मतलब जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस, जब हमको प्रोड्यूस करनी है 360,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। अगर हमको 360,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो हमको कितनी केजी ऑफ वुड की जरूरत पड़ेगी? अगर कैलोरीफिक वैल्यू वुड की जो है 18,000 किलो जूल पर केजी है, ये हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है। अब हमको पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 केजी अगर हमने वुड को कंप्लीटली बर्न कर दी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमको इतनी एनर्जी मिली। तो हमको कितनी केजी ऑफ वुड बर्न करनी पड़ेगी जिससे हमको 360,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिले? तो हमको पता है टोटल एनर्जी 361 किलो जूल है।
एक की वजह से इतनी बनती है 18,000 किलो जूल। तो अगर हम 360,000 किलो जूल को 18,000 किलो जूल से डिवाइड कर दें तो हमको अमाउंट ऑफ वुड इन केजीज मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 into x kg ऑफ वुड से हमें 18,000 किलो 1 kg ऑफ वुड से 18,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलती है। तो 1 into x kg ऑफ वुड से मान लीजिए x kg ऑफ वुड हमको जो निकालना है, इतने से हमको 360,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमको मिल रही है, जो कि हमको निकालना है। अगर हमको x निकालना है तो जो 1 kg ऑफ वुड से एनर्जी मिल रही है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। 1 kg से कितनी मिल रही है 18,000 इंटू x, यानी कितनी kg ऑफ वुड, इतनी kg ऑफ वुड से हमको टोटल 360,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है। x यानी इतने kg ऑफ कितनी kg ऑफ वुड मिलेगी 360,000 डिवाइडेड बाय 18,000। तो उसको डिवाइड करेंगे 360,000 को, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए डिवाइड हो गए। इसका 18 इंटू 2 36 20, यानी 20 किलो जूल ऑफ वुड से हमको ये एनर्जी मिलेगी। आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो मैं फिर से समझा सकता हूँ उसको, ठीक है। चलिए इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें 1 kg वुड से 18,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है। दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब 1 kg ऑफ फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल कौन सा है वुड, अगर जलाए, हाँ जी, तो हमने देखा कि 1 kg ऑफ वुड हमने अगर जलाई, 1 kg वुड हमने जलाई तो 18,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी से निकली। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की यही डेफिनेशन है कि अगर 1 kg किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो कंप्लीटली कंबशन करते हैं उसका, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दैट इज इक्वल टू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन को उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज 18,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ वुड। तो 1 किलो जूल, 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी कितने वुड से निकलेगी 1 kg। अब यहाँ पे 18,000 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमने 18,000 से डिवाइड किया 1 बाई 18,000, ठीक है। और 360,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी कितनी kg वुड से निकलेगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाई 360,000, ठीक है। तो इसमें ये कट गया, 1000 का 1000 कट गया, और 18 टू से होता है 36 और 0 का 0, यानी 20 kg ऑफ वुड। तो 360,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमको 20 kg ऑफ वुड से मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर 20 kg आ गया, तो इसमें चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसिडर्ड बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स को क्यों कंसिडर किया जाता है, माना जाता है कि वो बेटर है, मतलब ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड फ्यूल से। क्यों भाई, क्यों माना जाता है, तो ये इसलिए है क्योंकि गैसियस फ्यूल्स आर सप्लाइड इन सिलेंडर्स। गैसियस फ्यूल्स को हम सिलेंडर में सप्लाई करते हैं और थ्रू पाइपलाइंस या पाइपलाइन के थ्रू भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। हेंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट्स लोअर्ड। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी गैसियस फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो कॉस्ट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो जो है कम हो जाती है क्योंकि हम उसको सिलेंडर से और पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, गैसियस फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है गैसियस फ्यूल्स की, वो जनरली एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड फ्यूल ज्यादा होती है, तो इसलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑल्सो दे डू नॉट लीव बिहाइंड एनी एश और सॉलिड रेसिड्यू ऑन कंबशन।
और जब वो जलते हैं तो कोई भी ऐश यानी राख और कोई भी सॉलिड रेसिड्यू टाइप चीज कोई भी बाहर लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ते, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है क्यों देर प्रेफर्ड या देर बेटर क्यों माने जाते हैं, गैसेस फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस जो है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के, गैसेस फ्यूल जो है सबसे कम अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है, गैसेस फ्यूल्स कैन बी इजीली इग्नाइटेड इवन विद ए स्मॉल स्पार्क। तो जो गैसेस फ्यूल्स है उनको हम आराम से आग लगा सकते हैं, दे कैन बी इजीली इग्नाइटेड विद ए स्मॉल स्पार्क, छोटी सी चिंगारी से उसको आग लगाई जा सकती है। देयर रेट ऑफ कंबशन कैन आल्सो बी इजी कंट्रोल। और जो उनका रेट ऑफ कंबशन है यानी कितनी तेजी से कंबशन हो रहा है, बिल्कुल एकदम एक्सप्लोसिव तो नहीं है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल तो नहीं है, कंट्रोल कंबशन होता है, वो आपको उसको आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व की वजह से उसका कंबशन जो है आराम से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं गैसेस फ्यूल के ओवर लिक्विड्स एंड सॉलिड फ्यूल। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सेक्शन ई पार्ट के। Why do we say that burning of fuels can cause health hazards? यानी कि हम ये क्यों कहते हैं, why do we say कि अगर हम फ्यूल्स को बर्न करें तो हमको हेल्थ हैजार्ड यानी शारीरिक प्रॉब्लम या दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो हम पहले भी थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोलियम, जो भी हम बर्न करते हैं फ्यूल को, जैसे कि वुड को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, मोस्टली पावर स्टेशन में यूज होता है, पावर प्लांट्स में। वुड जो है जनरली डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, पेट्रोलियम जनरली व्हीकल्स में होता है। दे रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस, उनके कंबशन में, उनके बर्न करने पे हार्मफुल सब्सटेंस वो रिलीज करते हैं, जिससे कि पोजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क, जिससे हमारे हेल्थ को, हमारी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये चांसेस क्या होते ही है, ठीक है। फर्स्ट, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जिनको सूट भी कहते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल को सूट भी कहते हैं, ठीक है, एंटर द एयर। अब ये एयर में चले जाते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जहाँ पे जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, इससे ब्रीथिंग या सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्पेशली इन विंटर व्हेन दे फॉर्म स्मॉग, स्पेशली जब सर्दियों का टाइम होता है तो फॉग प्लस स्मोक, स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब सर्दियों में जो है कोहरा टाइप छा जाता है, तो कोहरा क्या बनाता है, दैट कॉजेस स्मॉग, ठीक है। फॉग प्लस स्मॉग को स्मॉग कहते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट है। इट इज ए मिक्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये जो है पोल्यूटेंट्स का मिक्स है, ठीक है। दैट हार्म्स लंग्स एंड डैमेजेस प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि लंग्स को, जो फेफड़ों को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है उनके लिए, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी डैमेज कर देता है स्मॉग जो है, ठीक है। अब ये तो पहली चीज होगी, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है। सेकंड चीज है इनकम्प्लीट कंबशन क्रिएट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई दुर्गंध या सुगंध कुछ भी नहीं होती। ऑर्डरलेस मतलब उसकी कोई खुशबू नहीं होती, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, that blocks oxygen in the blood। और ये जैसे ऑक्सीजन जो कैरियर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है फूड के ब्रेकडाउन में रेस्पिरेशन मदद करती है, लेकिन ये जो है ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन को ब्लड में, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीडिंग टू, इससे क्या होते हैं, हेडेक्स, सर में दर्द, डिजीनेस मतलब थोड़ा नींद टाइप आना, और डेथ। अगर थोड़ी ज्यादा डोज मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपने ज्यादा ही इनहेल कर लिया तो उससे अगर ज्यादा डोज में तो उससे डेथ भी हो सकती है। और जो तीसरी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल ट्रैप्स हीट। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा आपने, पहले हमने देखा था कि सूट से अनबर्न कार्बन पार्टिकल से बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉइजनस गैस है जो कि बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड देती है। और तीसरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ट्रैप्स हीट। ये हीट को बाहर निकलने नहीं देती, मतलब हीट एब्जॉर्बेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्रॉसिंग ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ने लगा, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब इसका जो पोलर रीजन में ग्लेशियर्स जो है मेल्ट करने लग जाते हैं, इससे क्या सी लेवल जो है राइज हो जाता है, और
indirectly threaten the health via climate disaster. अब कोस्टल एरियाज में सुनामी ऐसे करके फ्लड्स भी आ सकते हैं और ये हेल्थ को भी कोस्टल इनको अफेक्ट करती है, ठीक है। फोर्थ जो इसका जो हेल्थ हजार्ड है वो ये है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जैसे कोल डीजल जो है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, विद वाटर वेपर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर वेपर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो SO2 जो है H2O के साथ मिला के सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और वो रेन के तौर पे पृथ्वी में गिरता है और वो व्हाट हैपेंस दैट एसिड रेन डैमेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। इनहेलिंग सल्फर डाइऑक्साइड कैन इरिटेट लंग्स, अगर सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनहेल कर ले मतलब सांस ले उसकी सल्फर डाइऑक्साइड की यानी गैस के, तो उससे हमारे लंग्स को इरिटेशन मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मतलब खुजली टाइप जैसे इरिटेशन होती है ना वैसे हो जाएगी, ठीक है। इनहेलिंग सल्फर कैन इरिटेट लंग्स वर्सनिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन, और जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस है वो भी जो है खराब हो जाती है इसके कारण, ठीक है। टू रिड्यूस दीज रिस्क, इन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये जितने भी हेल्थ हजार्ड्स है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए व्हाट इज डन इज क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आर रिप्लेसिंग डीजल पेट्रोल इन व्हीकल्स। जो क्लीनर फ्यूल हमने अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा फ्यूल देखा जो कि क्लीनर है, जिसके कंबशन के बाद ऐसी खतरनाक गैसें नहीं निकलती, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो कि आजकल गाड़ियों में बढ़ती है। तो ये जो पेट्रोल और डीजल जो है व्हीकल्स में इसको ये रिप्लेस कर रही है एज दे एमिट फ्यूअर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, क्योंकि इससे बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। स्विचिंग टू इको फ्रेंडली ऑप्शंस, अगर इको फ्रेंडली ऑप्शंस में स्विच करें, इको फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ जाए, हेल्थ प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, इससे जो ह्यूमन हेल्थ तो बचती हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट भी बच जाता है, ठीक है। So this is the end of the chapter 7 combustion for class 8 science subject DAV public school students. In this we cover all the question answers of chapter 7 combustion. So if you like the video, kindly click the bell icon, kindly share the video to your friends so that they may also be benefited with this lecture, and for same content like this you can subscribe our channel. Thanks for watching. This is Edu Navigator signing off. Bye. Thank you.